नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ये आपको दिखाते हैं 15 सेकंड में खबरें। गांधी गोडसे के निर्देशक राजकुमार संतोषी को मिली धमकी, पुलिस से की शिकायत। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को लेकर जवानों ने शुरू की तैयारियां, बाजारों में बढ़ाई गई सख्ती, बॉडी कैमरा का हो रहा इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में सुधार की चर्चाओं के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कही बड़ी बात। कहा, देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए आजाद न्यायपालिका का होना जरूरी। स्पाइस जेट की फ्लाइट में केबिन क्रू के साथ यात्री ने की बदसलूकी, आरोपी यात्री और उसके सहयात्री को उतारकर सुरक्षा दल को सौंपा। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उठाया सवाल। कांग्रेस ने बनाई दूरी, भाजपा ने किया पलटवार। रामचरितमानस पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर नाराजगी, साधु संत, बीजेपी नेताओं और अखिल भारतीय विश्व महासभा के कार्यकर्ताओं ने की माफी मांगने की अपील। बुरहानपुर में मनरेगा इंजीनियर किशोर तायड़े को 3,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। ठेकेदार से आरोपी इंजीनियर ने मांगी थी रिश्वत। सागर के देवरी में झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाने गई महिला की इलाज के दौरान मौत। महिला के परिजन का आरोप, गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत। धार जिले के कुक्षी तहसील के कोल गांव में एक तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को इंदौर वन विभाग केंद्र को सौंपा, जहां मेडिकल परीक्षण के बाद जंगल में छोड़ा गया। भिंड में मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच चली गोली लगने से एक की मौत। घटना के बाद से भारी पुलिस बल तैनात। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सीएम शिवराज को घेरा। कहा, कांग्रेस की कार्यकारिणी से घबरा गए हैं सीएम, बीजेपी के लोग सर्कस में काम करने लायक नहीं बचेंगे। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार पर पहुंची भारतीय टीम, महा आरती में हुई शामिल। इंदौर में खेले जाने वाले भारत न्यूजीलैंड मैच के लिए दिख रहा फैंस का उत्साह। प्रैक्टिस मैच देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। इंदौर में बोरे के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने पाया काबू, लाखों का नुकसान। राजधानी भोपाल में शिक्षिका के घर आग लगने के बाद फटा सिलेंडर फटने से सहमे आसपास के लोग। खरगोन के बढ़िया मिर्च मंडी में व्यापारी का बैग चोरी, बैग में रखे थे 18.5 लाख रुपए। हरदा में किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। नेशनल हाईवे के निर्माण में गलत भूमि अधिग्रहण और मुआवजा विसंगति का कर रहे हैं विरोध। अंबिकापुर में निश्चितकालीन हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन। जशपुर में सड़क हादसा, पेड़ से टकराई बेकाबू कार, जिंदा जलकर ड्राइवर की मौत, जांच में जुटी पुलिस। आरक्षण को लेकर अमरजीत भगत का बयान। कहा, राज्यपाल आदिवासियों के संरक्षक, संवैधानिक प्रमुख होने के नाते दिखाना चाहिए बड़ा दिल। कोंडागांव में राज्यपाल के बयान पर बोले मरकाम, बिल पर इंतजार कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। राज्यपाल को बिल पर जल्द करना चाहिए हस्ताक्षर। मुंगेली जिले के लोरमी नगर पंचायत अध्यक्ष अंकिता शुक्ला की बच गई कुर्सी, पारित नहीं हो सका अविश्वास प्रस्ताव, लंबे समय से लग रहा है अनियमितता का आरोप। रावलमल हत्याकांड पर आया दुर्ग कोर्ट का फैसला, आरोपी संदीप जैन को सुनाई गई फांसी की सजा। न्यायाधीश शैलेश तिवारी की कोर्ट ने सुनाई सजा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर गरमाया आरक्षण का मुद्दा। अधिवक्ता हेमांग सलूजा ने हाईकोर्ट में दायर किया याचिका, राज्य में बन रही अराजक स्थिति को जल्द स्पष्ट करने की मांग। कोंडागांव में कांग्रेस के बूथ प्रभारियों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत आईटी सेल के कई पदाधिकारी मौजूद। चलिए अब खबर विस्तार से। रामचरितमानस को लेकर हाल फिलहाल में कई नेताओं ने विवादित बयान दिए, जिससे देश की सियासत गरमाई हुई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गीता, रामायण, रामचरितमानस को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम का कहना है कि अब मध्य प्रदेश के स्कूलों में गीता, रामायण, रामचरितमानस का पाठ पढ़ाया जाएगा। सीएम शिवराज के इस ऐलान पर कांग्रेस ने तंज कसा। रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, ये हमारे अमूल्य ग्रंथ हैं जिनका भारतीय समाज पर व्यापक असर है।
अब हमारे सरकारी स्कूलों में इसकी शिक्षा दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुघोष दर्शन कार्यक्रम में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब एमपी के सरकारी स्कूलों में गीता और रामायण भी पढ़ाई जाएगी। सीएम ने कहा कि हम सरकारी स्कूलों में हमारे धर्म ग्रंथों की शिक्षा देंगे। गीता का सार, रामायण, राम सेतु और महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। इन ग्रंथों में मनुष्य को नैतिक बनाने की क्षमता है। महाभारत हो, वेद हो, उपनिषद हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, ये अमूल्य ग्रंथ है हमारे। और इन ग्रंथों में नैतिक, मनुष्य को नैतिक बनाने की, मनुष्य को पूर्ण बनाने की, संपूर्ण बनाने की क्षमता है। और इसलिए हमारे इन धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी, मुख्यमंत्री होने के नाते भी कह रहा हूं, हम तो शासकीय विद्यालयों में भी देंगे। गीता का सार पढ़ाएंगे, रामायण जी पढ़ाएंगे, महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए भगवान राम को? अब तुलसीदास जी ने इतना महान ग्रंथ लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ऐसा ग्रंथ कहीं मिलेगा? सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऐलान पर कांग्रेस तंज कस रही है और बोल रही है कि बीजेपी नकली नैरेटिव कब तक चलाएगी। बीते 100 साल से रामायण गीता को पढ़ाया जा रहा है। 10 तरह की रामायण हैं और सभी रामायण को पढ़ाया जाए। बीजेपी का बस नहीं चल रहा, वरना चौपाइयों को बदलकर अपने हिसाब से गढ़कर पढ़ा सकती है। इतनी कुटिलता में बीजेपी जुटी हुई है। नकली नैरेटिव है, कब तक बनाएंगे? मेरी उम्र देख लीजिए आप, मैं 40 साल से सक्रिय सार्वजनिक जीवन में। मैंने अपने कोर्स में पढ़ी है रामायण, मैंने पढ़ी है गीता, मैंने पढ़े हैं बहुत सारे उद्धरण वेद के, पुराण के। सबको पढ़ाया जाता है, 75-100 साल से पढ़ाया जा रहा है इस देश में। नया क्या कर रहे हैं आप? आप तो केवल जो है 10 तरह की रामायण हैं, क्यों सारी रामायण पढ़ाई है? फिर स्कूल में अगर पढ़ानी है, शिक्षा देनी है, तो लोग जाने कि वाल्मीकि की रामायण में क्या है, कदम की रामायण में क्या है, तमिल रामायण में क्या है। लोगों को जानना चाहिए। पढ़ाइए पूरी रामायण, तब बात कुछ समझ में आती है, समझ में आता है। अब तो भारतीय जनता पार्टी का बस नहीं चल रहा है। नहीं तो वो तो केवल ये पढ़ाना चाहते हैं कि दैयक दैविक भौतिक तापा, मामा राज काहू ना व्यापा। वो तो ऐसी चौपाइयाँ लिख के अगर रामायण के नाम पे पढ़ा दें तब भी कम है। वो तो इस कुटिलता में लगे हैं लोग। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है जब कुछ नेताओं ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी की है। सीएम शिवराज का ऐलान इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इसे बीजेपी के एक हिंदुत्व के दांव के रूप में देखा भी जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 19 नगरीय निकायों के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी का बोलबाला रहा। 6 नगर पालिका में 4 बार बीजेपी को जीत मिली, जबकि कांग्रेस ने 2 पर कब्जा जमाया है। वहीं 13 नगर परिषद में 7 पर बीजेपी और 6 पर कांग्रेस का डंका बजा है। जाहिर है कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन यह भी साफ है कि कांग्रेस ने टक्कर कड़ी दी है। उधर इन नतीजों के बाद दोनों ही दल अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 23 के विधानसभा चुनाव के लिए ये नतीजे क्या मायने रखते हैं। विधानसभा चुनाव में तकरीबन 9 महीने का वक्त बचा है, लेकिन वक्त बीतते देर नहीं लगती और इस बात का अंदाजा सियासी दलों को भी है। यही वजह है कि पिछले कई महीनों से बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेरने के लिए सियासी चक्रव्यूह बनाने में जुटी हैं। अब सवाल ये कि किसका चक्रव्यूह ज्यादा मजबूत होगा। विधानसभा चुनाव से पहले ये कुछ अहम इलेक्शन हुए हैं, जिसने दोनों दलों को अपनी ताकत का अंदाजा बता दिया है। सोमवार को आए 19 नगरीय निकायों के चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर दोनों दलों को अपनी जमीनी हकीकत परखने का मौका दिया। 6 नगर पालिका में 4 बीजेपी, 2 कांग्रेस। 13 नगर परिषद में 7 बीजेपी, 6 कांग्रेस। जाहिर है नतीजे बीजेपी के फेवर में हैं, लेकिन आंकड़ों का अंतर ऐसा नहीं कि इसे बीजेपी की एक तरफा जीत कहा जा सके। हालांकि बीजेपी इसे बड़ी जीत ही बता रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का दावा है कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की हार पक्की है।
तो झूठ पत्र कभी लाए जा सकते हैं। ये वचन पत्र नहीं है तो झूठ पत्र है, क्योंकि तथाकथित छल कपट और झूठ की राजनीति करने का रिकॉर्ड और इतिहास अगर किसी ने इस मध्य प्रदेश के अंदर बनाया है तो कांग्रेस के नेतृत्व ने, कांग्रेस के महानुभावों ने, जो 24 घंटे झूठ बोलते हैं। जो अभी कह रहे थे आपके राधौगढ़ के अंदर भी जनता ने जवाब दिया है। 3 वार्ड ऐसे हैं जो 3 वोट, 5 वोट, 7 वोट से, आप समझ जाइए जनता संकेत क्या दे रही है। दिग्विजय सिंह जी, 2023 भारतीय जनता पार्टी का राधौगढ़ से लेकर के कोई भी ऐसी सीट नहीं होगी जहां भारतीय जनता पार्टी का परचम नहीं फहरेगा। अपने इलाके में हुए निकाय चुनाव में दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने पूरा जोर लगाया था। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने इस चुनाव में पुलिस, प्रशासन और पैसे का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद नतीजे कांग्रेस के लिए अच्छे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये जीत तब मिली जब हमने सिर्फ कार्यकर्ताओं के बूते चुनाव लड़ा। हमारे बड़े नेता तो प्रचार में गए ही नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने अपना पूरा दम लगा दिया। हमारी पार्टी ने जो है पूरी तरह कार्यकर्ताओं पर आधारित इस चुनाव को लड़ा था। कोई हमारे नेता प्रचार में कहीं गए नहीं, लेकिन जो है पूरा शासन, पूरे मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रीगण दौड़ भाग में लगे थे और पुलिस, प्रशासन और पैसे का भरपूर दुरुपयोग करने के बावजूद 8 जगह वो खेत रहे। 19 निकाय के नतीजे ऐसे हैं कि जश्न मनाने का मौका दोनों को मिला। बीजेपी तो जीत का जश्न मना ही रही है, कांग्रेस भी काफी उत्साह में है। दरअसल कांग्रेस के पास खुश होने की वजह ये कि पिछले साल हुए निकाय चुनाव में भी पार्टी ने कुछ गवाया नहीं बल्कि पाया ही पाया। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वो फिर से 2018 का करिश्मा दोहराएगी। लेकिन सवाल ये कि क्या ये उतना आसान होगा। निकाय चुनाव में भले ही बीजेपी की जीत एक तरफा नहीं, लेकिन जीत तो जीत है। निकायों में एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई बड़ा फैक्टर भी नजर नहीं आया। जाहिर है दोनों दलों के लिए निकाय चुनाव को एक टेस्ट कहा जा सकता है, लेकिन इस टेस्ट से यह तय करना मुश्किल है कि विधानसभा में कौन बेस्ट होगा। वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ में आरक्षण बिल लटकने पर राजभवन और सरकार आमने सामने है। राज्यपाल अनुसुईया उइके के आरक्षण पर दिए गए बयान से प्रदेश की सियासत फिर गर्मा गई। मामले में पक्ष और विपक्ष जमकर राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण विवाद और गहरा गया है। राज्यपाल ने अब आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए मार्च की डेडलाइन दे दी है। यहां विधानसभा में 3 दिसंबर 2022 को आरक्षण संशोधन विधेयक पास किया गया था। इसके बाद से राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए ये लटका हुआ है। राज्यपाल ने कहा है कि अलग अलग समाज से आवेदन आ रहे हैं और उस पर विचार करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। आरक्षण को भी नकार दिया है। 76 के लिए आपके पास अब आगे की क्या प्रक्रिया है? आगे रुका हुआ है तो अब इंतजार करिए मार्च का। सीएम भूपेश बघेल ने आरक्षण बिल पर राज्यपाल अनुसुईया उइके के मार्च तक रुकने वाले बयान पर तल्ख टिप्पणी की है। बघेल ने कहा कि प्रदेश में दाखिला रुका है, भर्तियां रुकी हैं और राज्यपाल कह रही हैं कि मार्च तक रुकना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मार्च तक क्यों इंतजार करना चाहिए, मुहूर्त देख रही हैं। मार्च तक क्यों इंतजार करना चाहिए? कौन सा मुहूर्त देख रही हैं? यहाँ सब परीक्षाएं हो रहा है, बच्चों के एडमिशन लेना है, अध्यापन की परीक्षाएं होने हैं, पुलिस में भर्ती होना है, शिक्षकों की भर्ती होना है, हेल्थ में भर्ती होना है, सारी भर्तियां रुकी हुई है और रोके बैठे हैं। ये संविधान में प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग है। मार्च में ऐसा कौन सा मुहूर्त निकलने वाला है जिसमें वो करेंगे? वो तो दिसंबर में पास हुआ है और अब तक ये रोके हुए बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुप है। किसके इशारे पे? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इसको रोका जा रहा है। ये प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने आरक्षण पर राज्यपाल से तत्काल हस्ताक्षर करने की फिर से मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल आदिवासियों की संरक्षक और संवैधानिक प्रमुख होने के नाते
अपना बड़ा दिल उन्हें दिखाना चाहिए। आदिवासियों की संरक्षक राज्यपाल होती हैं और उनके रहते यदि आदिवासियों को लगातार नुकसान हो, अभी जितनी भर्तियां आ रही हैं उसमें 32 की जगह हमें 20% का लाभ मिल रहा है, उसमें हमको 12% का नुकसान हो रहा है। सरकार के मुखिया हो चाहे संवैधानिक प्रमुख हो, हम सबकी नैतिक जवाबदारी है कि किसी भी वर्ग को मिलने वाली जो सुविधा है उसको वंचित ना किया जाए, और इस दिशा में मार्च बहुत देर हो जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से महामहिम जी से अनुरोध करता हूं कि जितना जल्दी हो सके आप इसमें दस्तखत करें और आदिवासी वर्ग को जो नुकसान हो रहा है उससे उनको बचा सके, उनका लाभ उनको मिल सके। राज्यपाल के मार्च तक की डेडलाइन देने के बाद कांग्रेस ने आपत्ति की है। कांग्रेस का कहना है कि राज्यपाल के कारण युवाओं की नौकरी लटक गई है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि अलग अलग समाज से आवेदन आ रहे हैं और उस पर विचार के बाद ही फैसला किया जाएगा। इस सब के बीच आरक्षण बिल में दस्तखत में देरी पर सियासत फिर से तेज हुई है। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर रेप का आरोप लगा है। नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ केस रायपुर की महिला थाने में दर्ज हुआ। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस पलाश की तलाश में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी नेता नारायण चंदेल को पार्टी से बाहर निकालने की मांग की। छत्तीसगढ़ में रेप के आरोपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने चंदेल को हटाने की मांग तेज कर दी। इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह के पुराने बयान पर तंज कसते हुए कहा कि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए। सीएम बघेल ने रमन सिंह पर बरसते हुए कहा कि अब डॉक्टर रमन सिंह अपनी बात से मत पलटें। ऐसा तो नहीं कि रमन सिंह अब छुपाने में लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि रमन सिंह के लिए और बीजेपी के लिए दूसरों से अलग कानून है और उनके लिए अलग कानून है। रमन सिंह जी के अपने बयान को देख लें, यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए, बोले थे ना। आज क्यों अपने बयान से पर लड़ रहे हैं? वही रमन सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहा था कि यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए, और ये पर उपदेश कुशल बहुत है ना। किसी आदिवासी महिला के साथ अनाचार हो और उसके बाद रमन सिंह जी इस प्रकार से बयान दे रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए कानून अलग है, उसके लिए कानून अलग है। रमन सिंह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक भी निंदा नहीं किए। व्यक्तिगत मामला है तो निंदा तो करो कम से कम। जांजगीर की पुलिस के लिए अब नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बेटा पलाश चंदेल वांटेड आरोपी है। इसकी तलाश की जा रही है। पलाश पुलिस से छिपता फिर रहा है। रविवार की रात जांजगीर पुलिस की टीम ने जांजगीर चांपा में नेता प्रतिपक्ष चंदेल के बेटे के घर छापा मारा। सभी कमरों में घुसकर टीम ने तलाश की, मगर पलाश चंदेल नहीं मिला। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर एक आदिवासी युवती ने रेप का केस दर्ज कराया है, जबकि पीड़िता जांजगीर चांपा जिले की रहने वाली है। महिला ने आरोप लगाया कि पलाश चंदेल ने रेप किया और जब वो गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात भी कराया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने पलाश के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर तलाश तेज कर दी है। वहीं इस मामले में प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। एक तरफ कांग्रेस नारायण चंदेल का इस्तीफा मांग रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर तैयार है, अब बस मुकाबले का इंतजार है। इंतजार है भारत की जीत का, इंतजार है रनों की बारिश का, और इंतजार है क्लीन स्वीप कर वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बनने का।
24 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला जाना है। मैच के लिए इंदौर के होलकर स्टेडियम में सारी तैयारियां पूरी हैं। इससे पहले भारत ने सीरीज के दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। भारत इस सीरीज में निर्णायक बढ़त ले चुका है। हैदराबाद में खेले गए मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 12 रन से हराया। बात करें इंदौर के होलकर स्टेडियम की तो टीम इंडिया के लिए होलकर स्टेडियम अभी तक लकी साबित हुआ है और इस स्टेडियम में भारत का दमदार रिकॉर्ड भी रहा है। इंदौर में अभी तक कोई भी ओडीआई मैच नहीं हारा है भारत। इंदौर में हुए 5 ओडीआई मुकाबलों में भारत को जीत मिली है। भारत में सीरीज जीत का न्यूजीलैंड का सपना अभी भी अधूरा है। 34 सालों से भारत में सीरीज नहीं जीता है न्यूजीलैंड। क्लीन स्वीप से ओडीआई रैंकिंग में भारत नंबर 1 हो जाएगा। घर में लगातार 7वीं वनडे सीरीज जीता है भारत। भारत ने यहां पर एक भी वनडे मैच नहीं गंवाया है। उसने यहां अभी तक 5 वनडे मुकाबले खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की है। भारत ने यहां पहला वनडे मैच 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। इसमें 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को यहां पर हराया। उसने यहां आखिरी वनडे मैच 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। इसे 5 विकेट से भारत ने जीता था। भारतीय सरजमी पर न्यूजीलैंड का फिर वनडे सीरीज जीतने का सपना अधूरा ही रह गया है। कीवी टीम बीते 24 सालों से भारत की धरती पर एक दिवसीय सीरीज नहीं जीत पाई है। न्यूजीलैंड की टीम साल 1988-89 से नियमित अंतराल पर भारत वनडे सीरीज खेलने आती रहती है, लेकिन इस दौरान उसे एक बार भी भारत में एक दिवसीय श्रृंखला जीतने में कामयाबी नहीं मिल पाई। मौजूदा सीरीज में अगर देखा जाए तो भारत ने उसे हैदराबाद और रायपुर में हराकर अजय बढ़त हासिल कर दी है। भारत अपनी सरजमीन पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करता आया है और भारतीय टीम ने अपनी जमीन पर लगातार 7वीं वनडे सीरीज अपने नाम की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इसीलिए क्रिकेट के जानकारों का मानना है कि भारत में भारत को हराना काफी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भिलाई से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में ईडी की एक और कार्रवाई देखने को मिली है। भिलाई के कारोबारी को हिरासत में लेने की खबर सामने आई है। कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी है। भिलाई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईडी की एक और कार्रवाई देखने को मिली। भिलाई के कारोबारी को हिरासत में लेने की खबर सामने आ रही है और कोर्ट में पेश किया गया आरोपी को, कारोबारी को, और कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी है पुलिस को। माफ कीजिएगा, ईडी को 4 दिन की रिमांड यहां पर दी है। अब ईडी लगातार पूछताछ करेगी कारोबारी से। तो भिलाई से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में ईडी की एक और कार्रवाई देखने को मिली। भिलाई के कारोबारी को हिरासत में लेने की खबर सामने आ रही है। ईडी ने भिलाई के कारोबारी को हिरासत में लिया है और कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया कारोबारी को। इसी के साथ ही फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।